नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रिपोर्टर लाइव में हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की और हर खबर पर हमारे सहयोगी देंगे अपडेट। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां पर आज उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है। लेकिन विधानसभा सत्र के आगाज होते ही आखिर क्यों हंगामा बरपा, जिससे अब यूपी की सियासी पारा हाई हो गया है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रियम पाठक। आज से यूपी की विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। 10 तारीख तक ये सत्र जो है वो बुलाया गया है। आज पहले दिन सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से गो बैक के जो नारे थे वो लगते रहे। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा। सभी मुद्दों को लेकर कानपुर की जिस तरीके से घटना हुई कानपुर देहात की, उस पर उन्हें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि सरकार के अंदर जंगल राज है, कानून का कहीं पर भी कोई खौफ नहीं बचा है। जो खुद प्रशासन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को असुरक्षा पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा अन्य मुद्दों को लेकर भी, चाहे वो महंगाई हो या फिर शिक्षा का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा, इन सभी को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर जो है वो सवाल या निशान जो है अब उठाए, आरोप लगाए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश से आए हैं, इसलिए उनको जाति जनगणना से कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी इन सभी मुद्दों को इस सत्र के दौरान सदन के अंदर उठाती रहेगी और कहीं ना कहीं अपनी बातों को वहां तक पहुंचाएगी। लोगों के जो मुद्दे हैं, लोग जिस तरीके से सरकार से इस समय परेशान हैं, लगातार अगर आप बात करी जाए तो उनका कहना था कि जो सरकार है वो असली जो मुद्दे हैं उनकी अनदेखी कर रही है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है उनका जवाब देने से भी सरकार बच रही है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्रवाई कैसी रही, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, बजट सत्र के शुरू होते ही हंगामा भी शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज बेहद हंगामेदार तरीके से शुरुआत हुई इसकी, और खुद जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा के सामने 10 बजे से पहले ही मौजूद थे। उनके हाथों में बैनर थे, पोस्टर थे और सरकार विरोधी नारे थे। वो लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, सरकार को तमाम मुद्दों पे घेरने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें कानून व्यवस्था का मुद्दा था, जिनमें रोजगार का मुद्दा था, जिनमें किसानों का मुद्दा था, महिला सुरक्षा का मुद्दा था। तमाम मुद्दे ऐसे थे जिसमें सरकार को घेरने की तैयारी करके पहले से ही आए हुए थे समाजवादी पार्टी के विधायक। और इस विधायकों के इस हंगामे को देखते हुए जब मार्शल के साथ उनकी हाथापाई भी कुछ होती हुई नजर आई, उस दौरान मीडिया के साथ भी कुछ बदसलूकी की घटनाएं हुई। बहरहाल ये पूरा सत्र शुरू होने से पहले ही हंगामा देखने को जो उम्मीद की जा रही थी वो हंगामा जरूर दिखा यहाँ पे। और उसके बाद जब सदन की कार्रवाई में शुरुआत करने की बात हुई तो वहाँ पे बजट सत्र की शुरुआत के ठीक पहले और राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और अभिभाषण के दौरान भी हंगामा बरपता रहा, नारेबाजी होती रही। इस दौरान राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पूरा किया और सदन कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया। कुल मिलाकर यह कि आज जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि बजट सत्र हंगामेदार होगा, समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पे खेलती हुई नजर आई है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और रविवार को राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में विधायक दल की एक बैठक हुई। इस बैठक में मानस के मुद्दे पर चर्चा की गई और इसका असर आज सदन की कार्यवाही के दौरान देखने को मिला है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी प्रियम पाठक ने। में से चर्चा में चल रहे रामचरित्र मानस विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी ने हिदायत दी है अपने विधायकों की कि कोई भी जो विधानसभा का सदस्य है वो धार्मिक मुद्दों पर कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा और उसको लेकर कहीं पर भी कोई जो है वो अपने स्टेटमेंट जो है रामचरितमानस को लेकर या फिर अन्य जो धार्मिक मसले हैं उनको लेकर सदन में या सदन के बाहर नहीं बोला जाएगा। इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से आदेशित किया गया है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जरूर कह रहे हैं, आज उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाएंगे और वहां पर रामचरितमानस की जो कुछ चौपाई है उसको लेकर वो अपना विरोध जो है वो दर्ज करेंगे। सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाया जाएगा और कहीं ना कहीं उसको बैन करने को लेकर जो उनकी मांग थी वो लगातार जारी रहेगी। और उन्होंने कहा साफ तौर पर कि ये जो मसला है इसको लेकर वो लंबे समय से विरोध कर रहे हैं और सबको समानता का अधिकार दिलाने की जो उनकी लड़ाई है वो इसी तरीके से जारी रहेगी। सदन के अंदर भी वो जो है इस बात को उठाएंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इस मुद्दों से अपने आप को किनारे करते हुए नजर आ रही है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस,
लखनऊ। पटना के जेठुली गांव में रविवार को पार्किंग को लेकर के हुए विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया और इस खबर की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। बिहार की राजधानी पटना के जेठुली इलाके में कार पार्किंग को लेकर शुरू हुई कहासुनी में 2 लोगों की मौत के बाद सोमवार को भी बवाल जारी रहा। सोमवार को सुबह सुबह ही उपद्रव हो गया। एक तरफ जहां पुलिस सुरक्षा के कड़े दावे कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ भी आगजनी और बवाल की खबरें सामने आ रही हैं। बता दें कि सोमवार को मुख्य आरोपी बच्चा राय के भाई के घर पर आगजनी हुई है। उनके मैरिज हॉल, उनके गोदाम में आग लगा दी गई है। वहीं पीड़ित परिवार अपने अंतिम संस्कार करके आने के दौरान पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। पुलिस टीम पर पथराव होने के बाद पुलिस टीम ने कई राउंड हवाई फायरिंग की, जिस वजह से इलाके में तनाव फैल गया। हालांकि पुलिस टीम ने दावा किया है कि स्थिति नियंत्रण में है और स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है। मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। और उधर बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश की पार्टी से ब्रेकअप कर लिया है। खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी जूही सिंह ने। पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहे बिहार के बागी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार अपना रास्ता अलग कर लिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जदयू से अलग होने को लेकर ऐलान कर दिया है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा ने कई सारी बातें बताई, जिसमें उन्होंने पार्टी में शामिल होने से लेकर पार्टी छोड़ने तक की बातें बताई। उन्होंने कहा कि आज से वह एक नई पार्टी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। उन्होंने अपने जदयू के साथ सफर होने को लेकर कहा कि 2 साल पहले वो जदयू में आए थे, लेकिन अब एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद नीतीश कुमार राज्य की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने शासनकाल में अच्छे से काम किया। बिहार में लोगों के मन में जो भी डर और खौफ बैठा हुआ था, उस पर नीतीश कुमार ने डटकर काम किया और इसको दूर किया। लेकिन अंत में नीतीश कुमार ने सब गुड़ गोबर कर दिया, यानी कि अगर अंत भला नहीं है तो सब बेकार है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। आज का दिन भी उद्धव ठाकरे के लिए दोहरे झटका वाला रहा। आखिर क्या रहा वो झटका जिससे अब उद्धव ठाकरे गुट को और भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। खबर की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धीर राजपूत। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी में चुनाव चिन्ह को लेकर के घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में जो है पार्टी चुनाव चिन्ह को लेकर के तकरार मची हुई है। वहीं इसी मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि उद्धव गुट जो है इस मामले में जल्दी सुनवाई चाहता था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अब इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में जल्दी सुनवाई नहीं की जा सकती, इस मामलों में जो है सुनवाई की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर के उद्धव गुट जो है अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले दोनों गुटों में इस पार्टी के चुनाव चिन्ह तीर और कमान को लेकर के घमासान मचा हुआ था। दोनों पार्टियां उस पर अपना दावा कर रही थी। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने जब ये आदेश दिया कि तीर कमान जो है वो शिंदे गुट के पास शिंदे गुट के लिए है, वहीं उसको लेकर के उद्धव गुट जो है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। आज उस पर सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई अब जो है आगे बढ़ा दी गई है। कैमरामैन निक्की के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले ईडी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के ठिकानों पर दबिश दी है और खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला ने। ईडी की लगातार कार्रवाई से छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज सी हो गई है। जी हां, दरअसल आज सुबह करीब 6 बजे से ईडी की लगातार करीब आधा दर्जन कांग्रेसी नेताओं के घर पर ईडी की दबिश से एक छत्तीसगढ़ में भूचाल सा आ गया है, जिससे लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का एक बयान सामने आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल भाजपा सिर्फ अपनी पैठ बनाने के लिए कर रही है, जिससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं, उनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में होने वाले कांग्रेस के 50वें राष्ट्रीय अधिवेशन को बिगाड़ने का काम बीजेपी बखूबी
करने वाली है, जिससे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पैठ बन सके। आपको साथ ही साथ ये भी बताते चले कि छत्तीसगढ़ में 24 तारीख से राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का होने वाला है, जिसे लेकर कांग्रेसी नेताओं का सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट पर आरोप है कि राष्ट्रीय अधिवेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए यह सब कार्रवाई ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल केंद्र की सरकार कर रही है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी एक बयान सामने आया है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर गलत तरीके से कर रही है, जिससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में एक संदेश देकर जाएगा, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफ़ी आश्वस्त हैं कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का जो हो रहा है, यह पूरे देश में एक संदेश देगा, जिससे कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ेगा। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं ने अब ईडी को लेकर धरना प्रदर्शन भी शुरुआत कर दिया है। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। दिल्ली के निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को दहला के रख दिया है, लेकिन जांच के दौरान अब एक नया ट्विस्ट सामने आया है। क्या है ट्विस्ट, बता रही है हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। दिल्ली के निक्की हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि निक्की और साहिल की जब शादी हुई थी, इसकी जानकारी दोनों को परिवार को थी, लेकिन निक्की का परिवार साफ मना कर रहा है कि इसकी जानकारी हमें नहीं थी। इसी के साथ आपको बता दें कि निक्की हत्याकांड में साहिल के पिता खुद इस हत्याकांड में जो थे वो शामिल थे। ये भी निकल के सामने आया है कि 3 साल पहले भी साहिल के पिता ने ऐसा हत्याकांड को अंजाम दिया था और वो कई दिनों की सजा काट चुके थे जेल में। एक बार फिर से उन्होंने ऐसे हत्याकांड को एक बार फिर से अंजाम दिया है। इसी के साथ आपको जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस फिलहाल जो है अदालत में उनकी आज पेशी होनी है और पुलिस 5 दिन की और रिमांड मांग सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि इससे पहले जहां पे निक्की का शव बरामद किया गया था, वहां पे पुलिस जाके दोबारा सीन को रिक्रिएट किया था उन्होंने, और तमाम सवालों के जवाब जो है वो तलाशने में लगी है। आर्य समाज के मंदिर में भी गई जहां पे दोनों की शादी हुई थी, वहां से भी तमाम सबूत जो है इकट्ठा करने में लगी है। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि आर्य समाज में जो शादी हुई थी उसके बाद से साहिल ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था शादी का, और आपको बता दें कि साहिल इस दौरान जो है अभी पुलिस की हिरासत में है और वो वहां पे अपनी जो भी उसने हत्याकांड को अंजाम दिया उस पे जो है आंसू बहा रहा है। वो लगातार निक्की को याद कर रहा है, उसके नेचर को याद कर रहा है। वो लगातार ये कह रहा है कि मैंने निक्की को मार के गलती की। कैमरा पर्सन निक्की के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉच। उत्तराखंड रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को जॉब का ऑफर लेटर दिया है, और इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। आज का दिन बड़ा खास है। जिस तरीके से 2023 में उत्तराखंड में रोजगार मेले को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमाम युवाओं को सर्टिफिकेट दिए हैं। वहीं बता दें कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम युवाओं को 2023 में जो सिलेक्ट हुए हैं उनको नौकरी का जो रोजगार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम लोगों को युवाओं को संबोधन किया। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो है लोगों से बातचीत की और जो वहाँ के युवा हैं, जो कहा युवा 2023 में जो सेलेक्ट हुए हैं उनको जो है सर्टिफिकेट भी देने का कार्य किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए युवाओं को जो जुड़े और उन जॉब ऑफर लेटर दिए हैं। इस मेले में 2024 के लिए जो है काफ़ी खास माना जा रहा है। 24 राज्यों के युवाओं को जॉब लेटर दिए गए हैं। यहाँ सभी नौकरी केंद्र सरकार के विभागों पर दी गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि आज जैसे उत्तराखंड के दूर सुदूर इलाके रोड, रेल और इंटरनेट से जुड़े हुए रह रहे हैं, वैसे वैसे पर्यटन का भी विस्तार हो रहा है। नए पर्यटन स्थल पर पर्यटन के मानचित्र पर आ रहे हैं। इससे उत्तराखंड के युवाओं की वहीं पर रोजगार मिल रहा है, जिसके लिए वो पहले से बड़े शहरों को रुख करते थे। अपने सेवा भाव और आपके राज्यों के राष्ट्र में विकास और विश्वास के प्रयास में अपना भरपूर योगदान देने के नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करने का संकल्प आज देश ने लिया है। तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो उत्तराखंड के युवा हैं 2023 में जो सेलेक्टर हुए थे, चाहे वो रेलवे की नौकरी हो, चाहे अलग में बात की जाए, चाहे इंटरनेट सेवाओं की बात की जाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम युवाओं को संबोधित किया था। संबोधित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस तरीके से युवा आगे बढ़ रहे हैं और देश सबसे आगे तरक्की कर रहा है, तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी युवाओं को सर्टिफिकेट दिए थे। कैमरामैन निक्की के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज सीतापुर दौरे पर रहे। दौरे के दौरान क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित मिश्रा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज सीतापुर पहुंचे। आपको बता दें कि बरेली से लखनऊ जाते वक्त आज
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सीतापुर पहुंचे और सीतापुर के रोटी गोदाम मोहल्ले में संघ के कार्यकर्ता हैं प्रजापति जी, जिनके घर वह रुके। लगभग 3 घंटे का समय उन्होंने संघ कार्यकर्ता के घर पे दिया। वहीं उनका विश्राम हुआ, वहीं उनका भोजन भी हुआ। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख की सुरक्षा व्यवस्था में कई थानों की पुलिस भी मुस्तैद रही और साथ में एसपीजी सुरक्षा भी यहाँ पे चाक चौबंद रही। आपको बता दें कि यहाँ पे संघ प्रमुख के साथ सीतापुर के आला अधिकारी, जिलाधिकारी सीतापुर और एसपी सीतापुर भी साथ में मौजूद रहे। साथ ही संघ के छोटे से लेके उच्च स्तर तक करके कार्यकर्ता सीतापुर जनपद के वो भी आरएसएस प्रमुख के साथ मौजूद रहे और आरएसएस प्रमुख ने उन सभी कार्यकर्ताओं का हाल जाना। फिलहाल आरएसएस प्रमुख का सीतापुर में 3 घंटे रुकना एक सियासी चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि आखिर आरएसएस प्रमुख लखनऊ जाते वक्त सीतापुर ही क्यों रुके। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। आगरा में आज से ताज महोत्सव 2023 का आगाज हो गया है। क्या खबर पर ज्यादा जानकारी है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मयंक त्यागी। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताज महोत्सव 2023 का आगाज किया जा रहा है। तमाम प्रदेश भर से शिल्पीकार आगरा के ताज महोत्सव में पहुंच चुके हैं। वहीं टिकट निर्धारण की अगर बात की जाए तो लोकल 50 रुपये और 100 स्कूली छात्रों को 500 रुपये में पूरा ताज महोत्सव का दीदार कराया जाएगा। आपको बता दें कि शाहजहां की याद में इस ताज महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष आगरा में किया जाता है और दूर दराज से पर्यटक, विदेशी पर्यटक और लोकल यह ताज महोत्सव का दीदार करने के लिए यहाँ दूर दराज क्षेत्र से आते हैं। वहीं ताज महोत्सव मार्च के 1 तारीख तक समापन किया जाएगा। तमाम कार्यक्रम यहाँ लगाए गए हैं। पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। यूपी के परिवहन मंत्री पर शिव विवाह का चढ़ा रंग। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी करुणेश पांडे। महाशिवरात्रि के महापर्व पर पूरे देश में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया और बाबा भोलेनाथ की बारात निकली। मैं उसी क्रम में बलिया की अगर बात करूं तो बलिया में बाबा बालेश्वर नाथ का मंदिर है, जहां पे हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया और बाबा की बारात निकाली। उस बारात में यूपी के परिवहन मंत्री जयशंकर सिंह भी दिखे, जहां पर उन्होंने झाल बजाते हुए नजर आए। मैं आपको बता दूं कि बाबा बालेश्वर नाथ का मंदिर बलिया के सदर विधानसभा में है और बलिया सदर विधानसभा से जयशंकर सिंह विधायक हैं, यहाँ से चुने गए हैं और इन्हीं के क्षेत्र में यह मंदिर है, जहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया और करने के बाद वो शाम को बारात निकली और उस बारात में जयशंकर सिंह भी नजर आए, जहाँ पर वो बारात के साथ चल रहे थे और झाल बजा रहे थे, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया से। और उधर बांदा में एक बार फिर से नौनिहालों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संदीप कुमार। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर के और बेहतर बनाने को लेकर के करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाती है और गरीबों और असहायों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था का इंतजाम करती है और वहीं गरीब के बच्चों को निःशुल्क किताबों के वितरण की भी बात करती है। लेकिन वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद की, तो यहाँ पर लगातार उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में कबाड़ की दुकानों में निःशुल्क वितरण की जाने वाली किताबें लगातार पाई जा रही हैं। ये कोई दूसरा पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी बांदा जनपद में अभी हाल ही में कई कुंटल की तादाद में किताबें पाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के विभागीय अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। एक बार फिर से बांदा जनपद के बबेरू क्षेत्र में ही दोबारा कबाड़ की दुकानों में काफ़ी तादाद में सरकारी किताबें पाई गई हैं। बात की अगर की जाए शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग के द्वारा ना तो पिछली बार भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई थी और ना ही इस बार भी कोई कार्रवाई समझ में आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए कार्रवाई की, तो शिक्षा विभाग के ही का दायित्व बनता है कि शिक्षा से संबंधित मामलों में कार्रवाई की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षा को बढ़ोतरी देने वाली किताबें हैं वो जो है कबाड़ की दुकानों पाई जाती हैं, लेकिन उस पर शिक्षा विभाग के द्वारा कोई भी गहन चेकिंग नहीं की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद लगातार पुलिस विभाग के द्वारा छापेमारी के करते हुए किताबों को बरामद किया जाता है, जबकि पूरा दायित्व बनता है शिक्षा विभाग का, लेकिन उसके बाद भी
कोई भी शिक्षा विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बांदा के शिक्षा विभाग अधिकारियों पर कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। फर्रुखाबाद में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आदेश यादव। शमशाबाद थाना क्षेत्र में एक पत्नी ने जो है संदिग्ध परिस्थितियों में सुबह लगभग 4 बजे ऊपर लेंटर के कुंडे में धोती के फंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। जैसे ही पति को आवाज़ लगी खटपटाहट की, वैसे ही पति मौके पर पहुंचा और पति ने जो है ऊपर धोती के फंदे को जो है हंसिये से काट लिया, जिससे महिला नीचे गिर गई। गिरने के बाद गंभीर हालत में पति जो है CSC शमशाबाद लेकर पहुंचा, जहां उसको एडमिट किया और डॉक्टर ने देखा। डॉक्टर ने देखने के बाद पत्नी की हालत गंभीर होने पर उसको जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफ़र कर दिया है, जहां पति अपनी पत्नी को लेकर जिला अस्पताल लोहिया पहुंचा है। वहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज जारी है। मामला शमशाबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फर्रुखाबाद से इंडिया वॉइस के लिए आदेश यादव। जौनपुर में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान शातिर बदमाश गिरफ्तार भी हुए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक कुमार। जौनपुर में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस की गोली से 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं पुलिस ने दोनों बदमाशों के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस, सोने की आभूषण, नकदी रुपया और एक बाइक और एंड्रॉयड फ़ोन को बरामद किया है। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि बीती रात नेवड़िया थाना अंतर्गत मछलीसर थाने की पुलिस और नेवड़िया थाने की पुलिस और SOG की जो टीम है आपस में बातचीत कर रही थी अपराध की रोकथाम, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए। तभी मुखबिर खास के जरिए सूचना मिली पुलिस को और बाइक पर 3 बदमाश जो है किसी घटने को अंजाम देने जा रहे हैं। तभी पुलिस जो है बाइक सवार लोगों को रोकने का प्रयास किया। तीनों बदमाश जो है भागने लगे और पुलिस पर जो है फायरिंग भी झोंक दिए। हालांकि बदमाशों की जो फायरिंग झोंके थे पुलिस के जो है बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। वहीं पुलिस ने जो है बदमाशों को पकड़ लिया। मौके से एक बदमाश फरार बताया जा रहा है। वहीं 2 बदमाश के पैर में जो है गोली लगी है। हालांकि पुलिस दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर संबंधित धारा में जेल भेज दिया है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। और बरेली में रविवार को एक कांस्टेबल सौरभ भारद्वाज ने खुद को मारी गोली। आखिर क्या रही वजह, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सनी गोस्वामी। बरेली में कल भोजीपुरा थाना क्षेत्र की PRV में एक सिपाही ने अपनी खुद की रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार ली, जिसमें वो इतना गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको लेकर उसे मेडिकल कॉलेज में लेकर आया गया, जहां पर उसकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें PRV में कल इतवार को शाम को वो ड्यूटी पर था, उसके साथ में और कर्मचारी भी थे। जब वो अपनी गाड़ी पर बैठा हुआ था, उसके बाद में कोई जाता है, बाहर के लिए जाते हैं और कर्मचारी वो गाड़ी में बैठे बैठे बताया जा रहा है कि वो अपने मोबाइल पर बात कर रहा था। बात करते करते बात ऐसी आई कि उसने अपनी ही रिवॉल्वर से अपने ही सीधे गले में मार दी, मतलब उसमें सिर में गोली मार दी और सिर में आरम पार हो गई गोली। जिसके बाद में आनन फानन में जब बड़े बड़े अधिकारियों को पता चली तो मौके पे SSP DIG अखिलेश चौरसिया सहित तमाम आला अधिकारी CO कोतवाल सारे वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे मौके की स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि अभी तक ये चीज़ स्पष्ट नहीं निकल के आई है कि वो किससे बात कर रहा था, किससे नहीं कर रहा था। डॉक्टरों का कहना है कि मामला बहुत गंभीर है, उनकी स्थिति बहुत गंभीर है, उनको ICU में रखा गया है और उनकी स्थिति अभी नाजुक है क्योंकि गोली उनके आर पार हो गई है, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जिसको लेकर पूरा हड़कंप मचा हुआ है। उनके परिवार वालों को पुलिस वालों ने बताया है, पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है, वो भी यहाँ पे आ गए हैं। और जो बताया जा रहा है, शुभम जो नाम है जिस सिपाही का, 2019 बैच का वो सिपाही है और अभी मात्र उसकी 23 साल की उम्र है। इंडिया वॉइस के लिए मैं सनी गोस्वामी, बरेली। बुलंदशहर में दहशत का पर्याय बन चुका साहब सिंह को पुलिस ने ढेर कर दिया है और खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। यूपी के बुलंदशहर में एक बार फिर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 1.25 लाख के इनामी बदमाश को पुलिस ने ढेर कर दिया है। दरअसल आपको बता दूं, बुलंदशहर के गुलाबटी थाना क्षेत्र इलाके में पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान जब बाइक सवार बदमाश को पुलिस ने रोकना चाहा तो बदमाश वहां नहीं रुका और पुलिस ने घेराबंदी की तो पुलिस पर ही बदमाश ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद सिपाही भी घायल हुए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लग गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूछताछ में पता चला
पकड़ा गया जो बदमाश मृतक है वह साफ सिंह है, जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं और वह 1.25 लाख का इनामी बदमाश है, जिसके बाद पुलिस अब वैधानिक कार्रवाई करने में जुटी है। एसएसपी श्लोक कुमार द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि मुठभेड़ के बाद एक 1.25 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। आरोपी पर करीब आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। जालौन में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी विष्णु पांडे ने। जालौन में लगातार दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, जहां ताजा मामला जालौन के शहर कोतवाली उरई का है, जहां उरई कोतवाली में स्थित नवीन गल्ला मंडी में महायज्ञ का आयोजन किया गया था। वहीं यज्ञ आयोजन में कुछ दबंगों के द्वारा वहां पर लगी प्रदर्शनी देखने गए हुए थे और दबंगों ने झूला संचालक की बेरहमी से दौड़ा कर मारपीट शुरू कर दी है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक नवीन गल्ला मंडी में चल रहे महायज्ञ में लगी प्रदर्शनी में जब दबंग पहुंचे और उन्होंने झूला झूलने के लिए झूला संचालक से कहा, तो जब झूला संचालक ने उनसे पैसे मांगे तो उक्त दबंगों ने झूला संचालक की बेरहमी से मारपीट शुरू कर दिया और उसे पूरे ग्राउंड में दौड़ा कर पीटा गया है। वहीं मारपीट का वीडियो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाकर वायरल भी कर दिया गया है, जहां लगातार यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो को लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं वीडियो में दिख रहे लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दबंगों के द्वारा लगातार उनका कहर देखे जाने पर लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।